अच्छी और सच्ची खबरों में बात सबसे पहले बाढ़ और बारिश की, जिसका सामना इस वक्त उत्तर भारत के कई राज्य कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली में हर गुजरते पल के साथ बाढ़ का संकट और ज्यादा गहराता जा रहा है, क्योंकि 45 साल पुराने रिकॉर्ड तोड़ चुकी यमुना नदी इस वक्त खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से यमुना नदी से लगने वाले कई इलाकों में नदी का पानी घुस आया है। हालात को देखते हुए इन इलाकों से लगातार लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कई रास्तों को फिलहाल बंद कर दिया गया है और यमुना के ऊपर से गुजरने वाले मेट्रो ट्रेनों की स्पीड भी घटा दी गई है। साथ ही साथ रविवार तक स्कूल कॉलेजों में भी छुट्टी कर दी गई है। यमुना के पानी में मकान डूब गए, दुकानें भी डूब गई, सड़कें डूब गई, अंडरपास डूब गए, मंदिर डूब गए, खेत खलिहान डूब गए, यहां तक कि सरकारी दफ्तर और लाल किले तक पहुंच गए यमुना का पानी। यह हाल देश की राजधानी दिल्ली के उन इलाकों का है जो यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए इन इलाकों से लोगों को निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। इस काम के लिए एनडीआरएफ की 12 टीमों को अलग अलग इलाकों में लगाया गया है, जो जिंदगी बचाने के मिशन में पूरी ताकत से लगी हुई हैं। 1978 के बाद देश की राजधानी दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात जो है वो बन गए हैं। इस वक्त हम मौजूद है सिविल लाइन इलाके में। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि पूरा सिविल लाइन में पानी ही पानी इस वक्त जो है वो नजर आ रहा है। एनडीआरएफ की टीमें इस वक्त बोट के जरिए लोगों को रेस्क्यू कर रही है। देखिए, जो लोग फंसे हुए हैं उनको वहां तक पहुंचाने की कोशिश एनडीआरएफ की टीमों की तरफ से यहाँ पे की जा रही है, क्योंकि जो लोग फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, क्योंकि अंदर कई सारे लोग जो है वो स्टक है। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो अब तैनात की गई है। 2 टीमें जो है वो एनडीआरएफ की यहाँ पर तैनात की गई हैं। 45 साल बाद दिल्ली में इस तरह की नौबत आई है, क्योंकि यमुना नदी खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही है, जिसके चलते उसका पानी तेजी से दायरों को तोड़कर रिहायशी इलाकों की तरफ घुसता जा रहा है। लिहाजा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई इलाकों में पानी भर जाने से रूट्स में बदलाव किया है और कई सड़कों को बंद कर दिया गया है। और तो और यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन में एंट्री और एग्जिट को भी बंद कर दिया गया है। वहीं रविवार तक स्कूल और कॉलेजों में भी छुट्टी कर दी गई है। ये रिंग रोड है और ये बहुत महत्वपूर्ण पूरा रोड है जो आईटीओ को जोड़ती है। नॉर्थ दिल्ली से सेंट्रल दिल्ली होते हुए साउथ दिल्ली की तरफ ये सड़क जाती है। तो इस रोड पे पूरी तरीके से ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। जब हम लेफ्ट लेते हैं आगे से जो नया रोड बना हुआ है जो सीधे आईटीओ में जाके मिलता है, उस रोड को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और इसका नतीजा ये हुआ है कि सेंट्रल दिल्ली में जिस तरफ डाइवर्जन किया गया है उस तरफ ट्रैफिक जैम की समस्या आ रही है। इसके अलावा पता लग रहा है कि जो दिल्ली नोएडा बॉर्डर के जो इलाके हैं वहां पर ट्रैफिक जैम की समस्या देखी जा रही है, जैसे आईटीओ हो या फिर जहां पर आकर के टोल रोड मिलती है नोएडा से दिल्ली में आश्रम के पास, इन जगहों पर ट्रैफिक जैम की समस्या देखी जा सकती है। यमुना में हर साल मानसून के इस सीजन में जलस्तर बढ़ता है, मगर ऐसी नौबत नहीं आती। लेकिन इस बार पहाड़ी राज्यों खासकर हिमाचल और उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश से यमुना का जलस्तर बढ़ता गया, जिसे देखते हुए सेंट्रल वाटर कमीशन का अनुमान है कि दिल्ली वालों के लिए अगले कुछ दिन राहत के नहीं बल्कि आफत के हैं, जिसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर भी लगा सकते हैं। जिन सड़कों पर आम दिनों में गाड़ियां दौड़ा करती हैं, वहां अब लोगों को बचाने के लिए नाव चलाने की नौबत आ गई है, क्योंकि सड़कें नहरों में तब्दील हो चुकी हैं। यहाँ मैं मौजूद हूँ, वहाँ पर चलना मुश्किल हो रहा है। अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो बहाव इतना तेज हो गया है कि यहाँ से निकलना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे अंदर एक नदी जैसा नजारा देखने के लिए मिल रहा है। और जो मुख्यमंत्री ने कहा था
कि दिल्ली के लिए गुड न्यूज नहीं है, वो इन तस्वीरों के जरिए समझ लीजिए। हालांकि मुसीबत की इस घड़ी में बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है, जहां प्रशासन की ओर से खाने पीने का इंतजाम किया गया है। मगर कुछ इलाके ऐसे हैं जहां लोगों तक सरकारी मदद नहीं पहुंच पाई, तो उन्होंने खुद से ही सड़कों के किनारे तिरपाल और टेंट लगाकर उनमें शरण ले ली। बाढ़ के चलते बेघर हुए इन लोगों की मदद के लिए कुछ लोग भी सामने आए हैं। ये जो सामने आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं उस टेंट की जहां पर लोगों को निचले स्तर से ला करके यहां पर रखा गया है। यमुना का जलस्तर लगातार इस वक्त बढ़ रहा है। दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो लोग निचले स्तर पर हैं उनको बाहर आना है और एनडीआरएफ की 12 टीमें 6 अलग अलग जिलों में लगाई गई हैं। एक मानवता की तस्वीर इस समय नजर आ रही है। अभी हम मौजूद हैं मयूर विहार में, जहां पे लोकल लोग हैं वो अपने घरों से गाड़ियों में सामान भर के जो राहत शिविर में बच्चे रह रहे हैं, औरतें रह रही हैं, उनकी मदद के लिए सामने आ रहे। यमुना के पानी की वजह से दिल्ली में बने इन हालात से निपटने के लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की तमाम एजेंसियां इस वक्त मोर्चा संभाले हुए हैं, ताकि लोगों की हर संभव मदद की जा सके। ऐसे में जरूरी है कि लोग भी सरकार की ओर से जारी निर्देशों पर अमल करें, ताकि बाढ़ के इस संकट का मिलकर सामना किया जा सके। दिल्ली से सुशांत मेहरा, हिमांशु मिश्रा, पंकज जैन, जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे। यमुना नदी में बढ़ा जलस्तर कब से घटेगा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमारे सहयोगी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने दिल्ली वालों को क्या गुड न्यूज दी है, सुनिए जरा। जिस तरह की सूचनाएं मुझे सीडब्ल्यूसी ने दी है, हम निरंतर इसके ऊपर दृष्टि बनाए हुए। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ में एकाएक बरसात होने के कारण से पानी का प्रवाह बढ़ा है और हिस्टोरिकल हाई फ्लो है। पिछले 50 साल का रिकॉर्ड दिल्ली में भी यमुना के जलस्तर का टूटा है। 3,50,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी प्रवाहित हो रहा था 48 घंटे पहले, लेकिन कल प्रवाह रिड्यूस हुआ है, लगभग 1,50,000 से 1,58,000 क्यूसेक के बीच में है। क्योंकि दिल्ली में आज जो पानी गुजर रहा है ये 44-45 घंटे पहले हथनी कुंड से निकला था। तो अगले 24 घंटे में जिस तरह से पिछले 24 घंटे में प्रवाह कम हुआ है, अगले 24 घंटे में दिल्ली में भी उसका असर हो जाएगा और ये प्रवाह कम हो जाएगा। सर, एक सवाल ये भी है, क्योंकि जिस तरीके से हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है, उसके बाद जो दिल्ली के अंदर जो वाटर सप्लाई है उस पर भी इफेक्ट पड़ने वाला है। अगले 3-4 दिन ये माना जा रहा है कि जो प्लांट हैं उस पे इफेक्ट पड़ेगा और दिल्ली के लोगों को पीने के पानी की समस्या से जूझना पड़ सकता है। उसके लिए क्या केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली सरकार को कुछ सहायता दी जाए? देखिए, एक मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूँ। आपने कहा बार बार मीडिया में ये दिखाया जा रहा है हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है। छोड़ा तो तब जाता है जब रोक करके छोड़ा जाओ, वहां से प्रवाहित हो रहा है, छोड़ा नहीं जा रहा है। गेट खुले हैं, निकल रहा है पानी, जितना नदी में आ रहा है उतना वहां से बह रहा है। इसलिए छोड़ा जाना इसके लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। जो पानी प्रवाहित हो रहा है और उसके कारण से जो जलस्तर बढ़ा और हिस्टोरिकल हाई जो गेज ऑफ यमुना हुआ है, उसके कारण से वजीराबाद में जो पेयजल के टैंक्स बने हुए हैं उनमें नदी का पानी प्रवेश कर गया। मुझे ऐसा बताया गया है कि उसके कारण से आने वाले 2-3 दिन तक उसको हम पंप आउट करें, नया पानी उसमें रोकें और उसके बाद स्वच्छ करके और भेजें। आने वाले 2-3 दिन तक कुछ व्यवधान उसमें होगा। एक तरफ दिल्ली में यमुना के पानी ने हाहाकार मचा रखा है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के पास यूपी के नोएडा और ग्रेटर नोएडा के भी कई गांव ऐसे हैं जहां यमुना का पानी घुस चुका है। दरअसल हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के चलते नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 77 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। नोएडा में पड़ने वाला छपरौली सेक्टर 135 और ग्रेटर नोएडा में पड़ने वाला गांव तिलवाड़ा, घरबरा और मोतीपुर इस समय सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं। और ये तस्वीरें इन्हीं गांवों की हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हालात बिगड़ने की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की टीमें पहुंची और पानी में फंसे लोगों को नाव के जरिए सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। सबसे पहले महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को यहां से निकाला गया। वहीं हालात का जायजा लेने पहुंचे नोएडा एडीएम अतुल कुमार ने बताया कि प्रशासन फिलहाल हालात पर नजर बनाए हुए है। बाढ़ पीड़ितों के खाने पीने और दवाइयों का इंतजाम भी
देखिए, जो हमारा प्राइस कर रहा है, इसकी वजह से जो नीचे के क्षेत्र हैं उसमें हमारे लेखपाल, हमारे अमीन, तहसील की टीमें राउंड पे हैं, जहाँ पे भी हमें शिकायत मिल रही है कि कहीं पे कोई नीचे पानी में रह गया, हम लोग तत्काल उसको लेके आ रहे हैं। चीजें मुहैया कराया जा रहा है, लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था है, डॉक्टरों की हमारी पुलिस प्रशासन पूरी तरह सजग है। बात इसरो के उस मिशन की जिस पर एक हिंदुस्तानी और दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। हम बात कर रहे हैं चंद्रयान 3 की, जिसकी सफलता के लिए आज इसरो के चीफ एस सोमनाथ अपनी टीम के साथ भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए आंध्र प्रदेश के तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां मंदिर के पुजारी ने मिशन की कामयाबी के लिए विधि विधान से पूजा अर्चना की। पूजा संपन्न होने के बाद मंदिर प्रशासन की ओर से इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ को प्रसाद के साथ अंगवस्त्र और माला भेंट की गई। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जिनमें एस सोमनाथ को हाथ जोड़कर चंद्रयान 3 की सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना करते देखा जा सकता है। खास बात यह है कि पूजा अर्चना के लिए टीम अपने साथ चंद्रयान 3 का एक मॉडल भी लेकर गई थी। मंदिर में पूजा करने के बाद इसरो चीफ ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि कल दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा और ये 23 अगस्त के बाद किसी भी दिन चंद्रमा पर उतरेगा। So Chandrayaan 3 will start its journey after the launch tomorrow. So it will reach around Earth, then it will travel towards Moon slowly over the next 1 month. Then we are hoping that everything is all right. Then it will reach and land on the Moon on August 23rd onwards, any day. So I need the blessing of Gangaramba Devi. So I came here for praying and seeking blessings for the success of this mission. So I thank all of you. You also wish and pray for this mission. Thank you so much. लेकिन इससे पहले इसरो ने अपने चंद्रयान 3 मिशन को हर हाल में सफल बनाने के लिए लॉन्च रिहर्सल को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और इस रिहर्सल के लिए लॉन्चिंग से जुड़ी हर तैयारी को परखा गया। इसरो की कोशिश यही है कि चंद्रयान 3 अपने मिशन में सफल रहे और वो अपनी कामयाबी की फहरिस्त में एक और उपलब्धि जोड़ पाए। कैसी है चंद्रयान 3 को लेकर तैयारी, देखिए इस रिपोर्ट में। इसरो ने चंद्रयान 3 के सफल लॉन्चिंग की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर की ये तैयारी एक झांकी है, जबकि पूरी पिक्चर 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर देखने को मिलेगी। यही वो शुभ घड़ी होगी जिसका इंतजार 140 करोड़ हिंदुस्तानी और पूरी दुनिया कर रही है। मगर लॉन्चिंग से कुछ घंटों पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के लिए लॉन्चिंग रिहर्सल को सफलतापूर्वक पूरा किया। ये रिहर्सल 24 घंटे चली, जिसमें श्रीहरिकोटा के लॉन्च सेंटर से लेकर अन्य स्थानों के सभी केंद्र, टेलीमेट्री सेंटर और कम्युनिकेशन यूनिट्स की तैयारियों को परखा गया। बस फर्क इतना है कि इस रिहर्सल में रॉकेट को लॉन्च नहीं किया जाता। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि लॉन्चिंग डे पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी की गुंजाइश न रह जाए। मेरे पीछे देखेंगे तो वहां पे तो 4 टावर हो गए और 4 टावर के सेंटर पे जो पोजीशन है वहां पे ही है चंद्रयान 3 मॉड्यूल GSLV Mark 3 LV M3 रॉकेट के अंदर। और जो यहाँ से 14 जुलाई को 2:35 PM यहाँ से वो लॉन्च होगा। इस रॉकेट का वेट होगा 642 टन और उस पे ये पेलोड का वेट, सिर्फ पेलोड का वेट होगा 3850 किलोग्राम जैसा। और इस चंद्रयान मॉड्यूल में 3 पार्ट्स होगा। पहला होगा प्रोपल्शन मॉड्यूल, दूसरा है लैंडर मॉड्यूल और उसके अंदर होगा रोवर। अभी इस मिशन का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसरो को कि किसी भी तरह से मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करना है इसरो को। चंद्रयान 3 जो कि चंद्रयान 2 का फॉलोअप मिशन है, जिसकी सितंबर 2019 में सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के चलते क्रैश लैंडिंग हुई थी। मगर इस बार चांद की सतह पर सफल लैंडिंग के लिए इसरो ने पुरानी गलतियों से सबक लिया है और चंद्रयान 3 में कई जरूरी बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सफल चंद्रयान मिशन के लिए ज्यादा ईंधन, कई सुरक्षा उपाय
और चंद्रमा पर एक बड़े लैंडिंग स्थल को सुनिश्चित किया है। सॉफ्टवेयर को भी हमने स्ट्रेंथन किया है। हमने कई टेस्ट करे, हमारा कोल्ड सिमुलेशन टेस्ट है। हमने हेलीकॉप्टर में ये चंद्रमा लैंडर को लेकर हमने एक टेरेन पर ऊपर फ्लाई किया। हमने एक क्रेन में हैंगिंग करके लैंडिंग डेमोन्स्ट्रेशन किया और हमने कई टेस्ट बेड बनाई हमारे स्पेस सैटेलाइट सेंटर में। ये सब टेस्ट करके और सॉफ्टवेयर को स्ट्रेस टेस्ट करके फेलियर सिमुलेशन किया। सो जो कुछ हमको सोच सका सब किया अगले दो साल में। इसके बाद सो विद दैट कॉन्फिडेंस हम ये लॉन्च चंद्रयान 3 लॉन्चिंग का इनिशिएशन किया। तो विद दैट वी आर गोइंग। सो दिस टाइम उस लैंडिंग एरिया को 500 to 500 मीटर से 4 किलोमीटर to 2.5 किलोमीटर एक्सटेंड कर दिया। प्रोपल्शन ज्यादा दे दिया। वो लैंडर का लेग्स उसको भी वो ने स्ट्रेंथन कर दिया। ऐसा आगे बढ़ते हैं। बात फ्रांस दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। भारत फ्रांस की 25 साल पुरानी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर पहले सीनेट पहुंचे। वहां उन्होंने सीनेट के अध्यक्ष जेराइल ऑशर से भी बातचीत की। इसके अलावा फ्रेंच सीनेट के दूसरे सदस्यों से भी मुलाकात की। और इससे पहले पेरिस के ओर्ली हवाई अड्डे पर पहुंचने पर प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत हुआ। फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बूथ ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी की। एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इस यात्रा को भारत फ्रांस सहयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद भी जताई है। ओर्ली एयरपोर्ट से निकलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस के मशहूर एवेन्यू मॉन्टिगन इलाके में पहुंचे, जहां पर मौजूद होटल प्लाजा एथेन वो पहुंचे, जहां पहले से ही बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग मौजूद थे। उनके स्वागत के लिए भारतीय समुदाय के लोग ढोल बजाकर उनका स्वागत करने पहुंचे थे। कुछ लोग प्रधानमंत्री के साथ तस्वीरें खिंचवाना चाह रहे थे, हाथ में तिरंगा लिए मोदी मोदी के नारे लगाते नजर आए। और जिस पर दिल्ली से पेरिस के 9 घंटे के लंबे सफर के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को निराश नहीं किया। गाड़ी से उतरकर उन्होंने होटल के बाहर खड़े सभी भारतीयों का बारी बारी से अभिनंदन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री को अपने बीच यूं पाकर भारतीयों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी लगाए। और होटल प्लाजा एथेन के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद भारतीय समुदाय के कई लोग बेहद खुश और उत्साहित भी नजर आए। तब वहां मौजूद मेरे सहयोगी गौरव सावंत ने उन लोगों से बातचीत भी की और भारतीय लोग काफी खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने अपना अनुभव गौरव से साझा किया। कई लोग अपनी पारंपरिक पगड़ियों को पहनकर भी आए हैं, तिरंगा हाथ में लिए कई लोग आए हैं, तो उन सब से बातें करेंगे। आप प्रधानमंत्री जी से मिली अभी? जी जी। क्या बात हुई आपकी उनसे? बात तो नहीं हो पाई अनफॉर्चुनेटली, बट उनको देखना ही बहुत है हमारे लिए। तो मेरी बात हुई थी, मैंने हाथ भी मिलाया उनसे, बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। अभी नहाएंगे पूछे अरे हो सकता है मीना नहाना है, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। एक बड़ा अच्छा एक छोटा सा मैसेज दिया। मैंने कहा मोदी जी, कोई लीडर आपसे पहले इतना बलशाली या इतना एक्यूरेट नहीं अभी तक हुआ जो आप हो, और आपने वो कैपेसिटी है, वो कैपेबिलिटी जो हम सब जानते हैं कि हमें आज़ाद कश्मीर वापस चाहिए। वो हमारे हिंदुस्तान का एक कलेजा है, हमारे दिल का टुकड़ा है, वो हमें वापस चाहिए। एक प्रधानमंत्री का गेस्ट ऑफ ऑनर बास्टिल डे के दिन ये बहुत ही रेयरली हुआ है, और उसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गेस्ट ऑफ ऑनर बने हैं कि जो भी यहाँ पे फ्रांस में इंडियन रहते हैं और जो फ्रेंच लोग भी हैं, उनके लिए भी बड़ा रिमार्केबल डे है। प्रधानमंत्री जी को तो यही बोला कि हमें आज बहुत खुशी है, आपको तीसरी दफा मैं मिल रहा हूँ, और ऐसा दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ कि जैसा आपका यहाँ रिस्पेक्ट होती है। अरे भारत की आजादी का ये अमृत काल है, अरे भारत की आजादी का ये अमृत काल है, मोदी जब से आए तब से कर दिया कमाल है, मोदी मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस फ्रांस यात्रा से देश को बहुत उम्मीदें हैं। उनके पेरिस पहुंचने से पहले रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि डीएसी ने फ्रांस से 26 राफेल समुद्री विमानों की खरीद के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी, जिससे समंदर में भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी। और इस यात्रा से भारत और फ्रांस के संबंध कई मोर्चों पर और मजबूत होने की उम्मीद की जा रही है। दोनों देशों के बीच रक्षा, अंतरिक्ष और सैन्य, परमाणु, नीली अर्थव्यवस्था, व्यापार और निवेश को लेकर कई तरह के समझौते होने की उम्मीद है। हालांकि पूरी दुनिया की नजर भारत और फ्रांस के बीच रक्षा समझौते पर ही टिकी हुई है, और इस बार राफेल के मरीन वर्जन के अलावा 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां
भी खरीदने की बात हो रही है, जिसकी घोषणा इस यात्रा के दौरान हो सकती है। अगले 2 दिनों में देखिए हिंदुस्तान और फ्रांस के बीच में तमाम तरीके के एग्रीमेंट साइन होंगे, जिसमें प्रमुख है डिफेंस डील। इसके तहत 26 राफेल एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान को मिलेंगे, जिसमें 22 सिंगल सीटेड है और 4 डबल सीटर है जो कि ट्रेनर का काम करेंगे। और इस एयरक्राफ्ट को आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य पे डिप्लॉय किया जाएगा, जिससे कि जो हमारा एयरक्राफ्ट। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।